हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम DDA के लिए सर्वेइंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, जो DDA का एग्ज़ाम है वो अनाउंस हो चुका है और उसकी डेट आपके सामने है। तो इसी सीक्वेंस में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि DDA में सर्वे का क्या वेटेज है। बेसिकली लास्ट टाइम जब DDA ने पेपर को कंडक्ट करवाया था तो उसको 4 शिफ्ट में करवाया था। 23 अप्रैल 2018 की 2 शिफ्ट थी, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसी तरीके से 24 अप्रैल 2018 को भी यहाँ पर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और इसमें भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जो वेटेज था सर्वे का वो 9, 9, 9 एंड 8 मार्क्स था। क्लियर? तो वेटेज जो है वो काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं। ओवर व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने पढ़े हुए क्वेश्चन हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करवाने के लिए हम ये वीडियो सेशन लेके आए। तो विदाउट एनी डिले हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्वेइंग इज कॉल्ड एज। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सब जानते हैं, बट इन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जब हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर कर लेते हैं तो उस तरह के सर्वे को हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। क्या बोलते हैं यहाँ पर? जियोडेटिक सर्वे। बाकी इसमें जो भी और ऑप्शंस हैं उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्लेन सर्वे, तो प्लेन सर्वे में हम अर्थ कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। वहीं प्रीलिमिनरी सर्वे क्या होता है? जब हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैप स्टडी करते हैं। मैप स्टडी करने से बाद में रेकोनेंसिस, उसके बाद में प्रीलिमिनरी सर्वे जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में डिटेल सर्वे पे जाते हैं। तो एक तरह का सर्वे है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, वाटर बॉडीज का जो सर्वे होता है उसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा सर्वे जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर किया जाता है उसको हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट, रेंजिंग इज डिफाइंड एज। देखिए, प्रोसेस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो रेंजिंग का मतलब क्या होता है कि जो चेन लाइन है, जो सर्वे लाइन है, उसको ट्रूली स्ट्रेट बनाने के लिए हम कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट फिक्स करते हैं। जब चेन लाइन की लंबाई एक चेन लेंथ से ज्यादा हो तो हमको नंबर ऑफ टाइम्स चेन को यूज करना पड़ेगा उन दो स्टेशंस के बीच में। तो इसलिए हो सकता है कि आप अपने अलाइनमेंट से मिस अलाइन हो जाएं और आप एक रॉन्ग डिस्टेंस मेजर कर लें। तो इस वजह से हम रेंजिंग करते हैं। तो रेंजिंग जो होता है वो इंटरमीडिएट पॉइंट्स को फिक्स करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंजिंग। तो मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, गलत। स्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए चेन लाइन, तो जो सेकंड ऑप्शन है इट इज द करेक्ट आंसर। चेन लाइन पर इंटरमीडिएट पॉइंट फिक्स करना ही रेंजिंग कहलाता है। रेंजिंग बेसिकली कितने तरह की हो सकती है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स रिक्वायर्ड वो भी पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेंजिंग क्या होती है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। चेन लाइन पर इंटरमीडिएट पॉइंट फिक्स करना रेंजिंग कहलाता है। रेंजिंग जो है बेसिकली डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग, देखिए, जब चेन लाइन के दो एंड पॉइंट एक दूसरे से इंटरविजिबल हैं तब हम डायरेक्ट रेंजिंग परफॉर्म करते हैं, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स रिक्वायर्ड, कम से कम कितनी रेंजिंग रॉड्स की जरूरत होती है? 3 की। यहां पर इनडायरेक्ट रेंजिंग या रैंडम रेंजिंग कब यूज करते हैं? जब चेन लाइन के दोनों एंड स्टेशंस एक दूसरे से इंटरविजिबल नहीं है। किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई रेज्ड
ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, हम्प आ गया हो, तो उस वजह से ये दोनों एक दूसरे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग, या फिर इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकती है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने पर भी पॉइंट नॉर्मली नहीं दिखाई देते हैं, तो उस केस में हम इनडायरेक्ट रेंजिंग परफॉर्म करेंगे, और वहां पर नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए लाइन joining some fixed point on a main survey line is called as। देखिए क्या कह रहा है, मेन सर्वे लाइन पर कुछ फिक्स पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं टाई लाइन, जो कि एरिया की इंटरनल इंफॉर्मेशन को प्लॉट करने में आपकी हेल्प करती हैं। बाकी जो और लाइंस दे रखी हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। चेक लाइन सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए रन की जाती है। चेन लाइन सिंपल दो सर्वे स्टेशन के बीच की जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं चेन लाइन, जहां पर हम चेनिंग करते हैं। बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेस लाइन के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो आप देखिए। बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन सर्वे एरिया की लॉन्गेस्ट लाइन होती है, जो सर्वे एरिया को क्या करती है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में, तो जो प्रिसीजन है या मोस्ट एक्यूरेटली इसको मेजर किया जाता है, मोस्ट एक्यूरेटली। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हम इनवार टेप यूज करते हैं, इनवार टेप यूज करते हैं। इट इज लॉन्गेस्ट लाइन, क्या है ये, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सर्वे एरिया, जो कि सर्वे एरिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता भी लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपके पेपर के लेवल के ही हैं। तो देखिए नेक्स्ट, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। तो मेन प्रिंसिपल क्या है सर्वे का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके टिप पर होता है। सर्वे का जो मेन प्रिंसिपल है, इट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है इसकी, एडिशनल इंफॉर्मेशन है ऐसा हम क्यों करते हैं, जो एरर है उसके एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करना है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट करने से क्या होता है, जो एरर है वो फर्दर सर्वे वर्क में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो इससे क्या होता है, जो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर है वो प्रिवेंट हो जाता है। क्यों अडॉप्ट करते हैं, इट इज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट accumulation of errors या to minimize the error, to minimize the effect of error। चलिए नेक्स्ट, द करेक्शन फॉर सैग। अब यहां पर कई तरह के करेक्शंस होते हैं, उनका नेचर आपसे पूछा जा सकता है, उनका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, तो बस एक क्वेश्चन यहां इसलिए रखा है कि आप सारे करेक्शंस को रिवाइज करेंगे। सैग करेक्शन कैसा होता है हमेशा, सैग करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सब्सट्रैक्टिव, हमेशा कैसा होगा, ये सब्सट्रैक्टिव होगा, ध्यान रखेंगे। तो सैग करेक्शन की वैल्यू क्या होती है, सी सैग इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ W इंटू W स्क्वायर इंटू L अपॉन 24 PM स्क्वायर। एक्चुअली यहां जो W है, दिस इज कैपिटल W, टोटल वेट ऑफ टेप और चेन। अगर मैं यहां कैपिटल W की जगह स्मॉल w इंटू L रखता हूं, तो यहां हो जाएगा माइनस स्मॉल w स्क्वायर L क्यूब अपॉन 24 PM स्क्वायर। करेक्शन कैसा है यहां पर, नेगेटिव, तो एरर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और नेचर कैसा रहेगा, ये हमेशा क्यूमुलेटिव होगी, तो सिस्टमैटिक एरर है। कैसी में एरर है, सिस्टमैटिक एरर। इसके अलावा और भी कई करेक्शंस हैं, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन फॉर पुल, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर स्लोप, ऐसे बहुत सारे करेक्शंस हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कैसा क्या नेचर है करेक्शन का, उसकी वजह से प्रोड्यूस एरर का नेचर क्या है, कौन से टाइप की एरर है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। उनसे रिलेटेड फॉर्मूले क्या हैं और वैल्यूज क्या हैं, गॉट इट। नेक्स्ट है, when 2 point of surveying are mutually invisible the following method of ranging is adopted। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसको डिस्कस किया था कि जब
चेन लाइन के एंड स्टेशन म्यूचुअली इनविजिबल हो, इंटरविजिबल नहीं है, तो उस केस में हम इनडायरेक्ट रेंजिंग को यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? इनडायरेक्ट रेंजिंग। क्लियर? चलिए, द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन ए गंटर्स चेन। तो गंटर्स चेन एक्चुअली 66 फीट लॉन्ग होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 66 फीट लेंथ। गॉट इट? और इसमें नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 100। तो एक लिंक जो है वो 0.66 फीट की हो जाएगी। आंसर हो जाएगा यहां पर 100। इसके अलावा आपको और भी जो चेन है उनकी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। जैसे इंजीनियर्स चेन जो है 100 फीट लॉन्ग होती है, 100 लिंक्स होती हैं, एक लिंक की लंबाई यहां पर 1 फीट हो जाएगी। उसी तरीके से मैट्रिक चेन की अगर हम बात करें तो मैट्रिक चेन में एक लिंक की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लिंक की लेंथ है, लेंथ ऑफ वन लिंक। अब मैट्रिक चेन जो है वो कई लेंथ्स में अवेलेबल है। अगर मैट्रिक चेन की लंबाई 20 मीटर है तो इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितनी हो जाएंगी? यहां पर 20 मीटर की चेन में नंबर ऑफ लिंक्स हो जाएंगी आपकी 100। और अगर हम बात करें कि मैट्रिक चेन की लंबाई अगर 30 मीटर है तो यहां नंबर ऑफ लिंक्स हो जाएंगी आपकी 150, क्योंकि एक लिंक की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो टेप हैं, चाहे वो चेन्स हैं, इन सब के बारे में, इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। छोटी छोटी डिटेल्स हैं, मैं बहुत कुछ यहाँ कवर तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक गाइडेंस जरूर दे सकता हूँ कि आपको इस टाइम में, रिमेनिंग टाइम में क्या क्या पढ़ के जाना है। तो इंस्ट्रूमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उससे रिलेटेड जो डेटा है वो अच्छे से पढ़ के जाएं। Next, the difference in length of an arc and it is subtended chord on Earth's surface for a distance of 18.2 किलोमीटर is। देखिए, एक्चुअली बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कुछ भी आंसर इसका मान सकते हैं। 12 किलोमीटर की लेंथ के लिए जो डिफरेंस आता है वो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm आता है। वहीं 18.5 किलोमीटर के लिए जो डिफरेंस आता है वो आता है 1.52 सेंटीमीटर। इट मींस 15.2 mm। अब कई बार ऑर्डर मान के यहां क्वेश्चन में आंसर सही मान लिया जाता है 10 mm कि भैया 18.5 किलोमीटर तक हमने एक डिस्टेंस मेजर की है, तो यहां पर दोनों केसेस में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? तो एग्जैक्ट वैल्यू तो है 1.52 सेंटीमीटर, बट ऑर्डर अगर पूछा जाए तो वो 10 mm ऑर्डर है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू अस क्या होगा? 10 mm। क्लियर? ठीक है, तो यहां ऑर्डर में आंसर देना है, और ऑर्डर क्या है? अप टू 20 किलोमीटर जो ऑर्डर है डिफरेंस का वो 1 सेंटीमीटर ऑर्डर है, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ 10 mm। चलिए, नेक्स्ट है ए स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकंड प्लेस ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज। मतलब वह स्केल जो 3 डायमेंशंस को एक साथ पढ़ सकता है, तो उसमें एक ही स्केल है, बताओ कौन सा है? डायगोनल स्केल, ठीक है, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल और श्रंक स्केल। देखो, ए स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट्स एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू 2 प्लेसेस। तो ऐसे के लिए यहां पर डायगोनल स्केल भी पढ़ सकता है और वर्नियर स्केल भी पढ़ सकता है, लेकिन मोस्ट करेक्ट जो होगा वो वर्नियर स्केल होगा। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? वर्नियर स्केल। क्लियर? एवरी 20 मीटर चेंज शुड बी एक्यूरेट टू विद इन। हाँ, यहां एक्यूरेसी पूछी है, तो देखो चेन जो है उसमें परमिसिबल जो एरर हो सकती है, जो एक्यूरेसी है 10 मीटर की चेन में ±3 mm की एरर हो सकती है। इसी तरीके से 20 मीटर की चेन में ±5 mm की एरर हो सकती है। 30 मीटर की चेन में ±8 mm की एरर हो सकती है। तो यहां पर आपसे 20 मीटर के लिए पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ±5 mm। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A surveyor measures a distance between 2 points on a map of representative fraction of 1 in 100 is 60 meter. ठीक है, but later he found that he used a wrong scale. He used a wrong representative fraction of 1 in 50. What is the correct distance between 2 points? देखो क्वेश्चन को समझे. एक प्लान है और इस प्लान का कोई लाइन इस पे ड्रॉ हो रखी है जिसकी लेंथ है लेट सपोज L, और इस पे लिखा हुआ है 1:100. ये करेक्ट स्केल है. क्या है ये? RF नॉट या RFC. दिस इज RFC 1/100. क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्वेक्षक ने 1:100 के प्रतिरूप अंश के मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापता है जो 60 मीटर है, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि उन्होंने 1:50 की गलत प्रतिरूप अंश का उपयोग किया है. मतलब जब यहां कैलकुलेशन की तो जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मतलब ग्राउंड लेंथ कितनी आई? L इज इक्वल टू L/RF/W. मेजर्ड लेंथ यही आई है L डैश, और ये कितनी थी? 60. तो यहां पर ये हो जाएगा L/1 in 150. ठीक है साहब, ये यूज किया है. बाद में पता लगा उसको कि इसने ये यूज नहीं किया, 1 in 100 यूज नहीं किया, 1 in 50 यूज किया है. तो L कितना हो जाएगा यहां से साहब? L हो जाएगा 60/50, जो भी है सेंटीमीटर में. नाउ अब कह रहा है कि इसकी करेक्ट डिस्टेंस या करेक्ट लेंथ फाइंड आउट कीजिए. तो अब हमको L पता लग गया है तो हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं. तो ये इससे हो जाएगा करेक्ट लेंथ बिटवीन पॉइंट्स इज इक्वल टू L/RF नॉट. पहले इनकरेक्ट था इसलिए इनकरेक्ट यूज कर लिया, अब की बार करेक्ट है इसलिए हमने करेक्ट यूज कर लिया. L इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 60/50 और RF नॉट 1/100. तो ये आएगा आपका 100/50 इंटू 60, 120 मीटर. कितना आंसर आ रहा है? 120 मीटर. क्लियर? या फिर आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, राइट इंटू राइट इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग. तो यहां पर ये तो था, मैंने कंसेप्ट से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को. पहले मैंने ड्राइंग पर लेंथ कैलकुलेट की, तो ड्राइंग पर लेंथ आई हमारी 60/50, और फिर मैंने करेक्ट स्केल यूज करके करेक्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर ली. यहां पर आपको राइट लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो स्मॉल l, राइट स्केल है 1/100 इज इक्वल टू रॉन्ग लेंथ थी अपनी L डैश, और ये हो जाएगा 1/50. L इज इक्वल टू L डैश था अपना 60, और यहां पर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/50 120 मीटर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे, आसानी से और आराम से अटेम्प्ट करेंगे. ए वेल कंडीशन ट्राइंगल हैज एंगल्स नॉट लेस देन एंड मोर देन रेस्पेक्टिवली. देखिए, नॉट लेस देन 30 डिग्री एंड नॉट मोर देन 120 डिग्री. एक वेल कंडीशन ट्राइंगल का कोई भी एंगल, इंटीरियर एंगल 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए फॉर प्रॉपर इंटरसेक्शन. जो साइड्स हैं वो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्शन रखें जिससे कि किसी प्रकार की एरर डेवलप ना हो, और एक आइडियल शेप होती है वेल कंडीशन ट्राइंगल की इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है साहब, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना नन ऑफ दीज 30 एंड 120. If the magnetic bearing of sun at a place at noon in southern hemisphere is 167 degree, the magnetic declination at a place is, तो at noon आपको सन की मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है. मैग्नेटिक बियरिंग है कितनी? 167 डिग्री. इस टाइम पर सन की ट्रू बियरिंग होती है 180 डिग्री.
यहां पर ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और आपसे पूछा डिक्लिनेशन क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस या फिर 167 डिग्री प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका जो आएगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इक्वल टू 180 माइनस 167 डिग्री, दैट इज 13 डिग्री, और कैसा है पॉजिटिव, तो जिसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव क्या होता है 13 डिग्री ईस्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सन की आपको मैग्नेटिक बियरिंग दी जाएगी, या सन का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया जा सकता है, और ट्रू बियरिंग जो है उसके लिए कुछ सेलेक्टेड डेटा है, स्टैंडर्ड डेटा है, तो वो आपको याद रखना है, और स्टैंडर्ड डेटा के अकॉर्डिंग फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नून के टाइम पे सन की जो ट्रू बियरिंग है सदर्न हेमिस्फीयर में वो कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, बेसिकली क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड अपॉन, जो प्रिंसिपल है ऑप्टिकल स्क्वायर का। अब ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट आउट करने में आपकी हेल्प करता है, और इसमें दो मिरर होते हैं एक्चुअली, इसमें दो मिरर होते हैं। ये मिरर जो हैं ये दो मिरर हैं, ये दो मिरर एक बॉक्स में लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की डिटेल को प्लॉट करने के लिए यहां से रेज यहां रिफ्लेक्ट होती हैं, इंसिडेंट रे, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आती हैं, और फिर दोबारा यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से जाती हैं। तो जो बेसिकली लेट्स सपोज ये है सर्वे लाइन, ये क्या है सर्वे लाइन, तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, आप ऑप्टिकल स्क्वायर का डायग्राम देखें, आई होप कि आपको पता भी होगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं उसको आप इजीली समझ पाएं। तो ये मिरर्स हैं, ये क्या है मिरर्स हैं M1 और M2, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। पहली बात तो मिरर्स के बीच का एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहां से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है जी। दूसरा, इसमें दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है, एक बार यहां फिर इसके बाद में इस मिरर से, तो इसका जो प्रिंसिपल है इट इज डबल रिफ्लेक्शन। क्या है डबल रिफ्लेक्शन, गॉट इट, इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज डबल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, ध्यान रखेंगे इट इज डबल रिफ्लेक्शन क्योंकि मिरर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द एंगल बिटवीन लाइंस ए बी एंड ए सी if their respective bearings are 52 degree 30 minute and 328 45 मिनट। चलो देखते हैं, टू लाइंस है, तो पहली है ए बी और ए बी की बियरिंग है 52, तो मैंने पहले रेफरेंस फ्रेम लगाया यहाँ पर और यहाँ से मैंने लाइन ए बी बनाई और ए बी की बियरिंग 52, देन इसके बाद में जो सॉरी थोड़ा और ऊपर इसको बनाते हैं, दिस इज पॉइंट स्टेशन ए और यहां से मैंने पहले लाइन ए बी को प्लॉट किया, ये है आपका स्टेशन बी। इस तरह के क्वेश्चंस ज्योमेट्री से ज़्यादा इजी सॉल्व होते हैं किसी फॉर्मूले के बजाय, पहले आप ज्योमेट्री बनाएं उसके बाद में इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे। तो इसकी जो बियरिंग बता रखी है वो है 58 और 52 और 30 मिनट, ठीक है साहब।
इसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन है उसकी बियरिंग है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेट सपोज ये इतनी है, और इनकी बियरिंग है सर यहां से ये 328 डिग्री एंड 45 मिनट। गॉट इट? तो अब एंगल पूछा है हमसे, ये है ए बी और सी। पूछा है कंप्यूट द एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए बी, ओके, यहां पर एंगल जो है ये है ए। तो हमें डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो स्टेशन ए, क्योंकि यहाँ ए बी नॉट ट्रेवर्स, ये ट्रेवर्स नहीं है, ए बी सी नहीं है, यहाँ ए बी और ए सी है। तो पहले हमको ए बी बनानी होगी। तो ए बी एक्चुअली पहले स्टेशन ए बनाएंगे हम, ये है स्टेशन ए, और यहां से एक लाइन है ए बी, ए बी, और जिसकी बियरिंग है कितनी 52 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। और दूसरी लाइन जो है दिस इज ए सी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसकी बियरिंग जो है ये दे रखी हमको 328:45 मिनट। तो इनके बीच का एंगल आपसे पूछा है। देखो अगर इसमें से, इस पूरे एंगल में से मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास यहां पर कौन सा एंगल बच रहा है, देखो ये एंगल बचेगा, ये इसमें से 328 डिग्री 45 मिनट माइनस 52 और 30 करता हूं तो मेरे पास ये बाहर वाला एंगल बच जाएगा। ठीक है, तो पहले ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 15 मिनट, तो इधर से रह गया। और एंगल्स की अगर हम बात करें तो 6 एंड 27 276 डिग्री 15 मिनट, ये एंगल है बाहर का। अब कौन सा एंगल पूछा है ये तो कंफर्म नहीं कहा है, लेकिन इसमें एक आंसर तो मिल रहा है 276 डिग्री 15 मिनट। बाकी अंदर वाला एंगल कितना आएगा, इसको अगर हम 360 में से माइनस भी करते हैं तो 360 में से 276 को माइनस करते हैं तो कुछ आंसर जो आएगा उसमें देख लेते हैं। देखो 83:45, तो ये हो गया 9 0 5 6 और 3। मतलब दो ऑप्शन हमको मिल रहे हैं, एक एक्सटर्नल एंगल भी मिल रहा है और एक हमको इंटरनल एंगल भी मिल रहा है। अब यहां हमको ध्यान देना होगा कि एंगल कैसे पूछा है, एंगल बिटवीन ए बी और ए सी पूछा है। लैंग्वेज अगर हम पढ़ें तो लैंग्वेज में हमको दे रखा है यहां पर कंप्यूट द एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड ए सी। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है, हमको बियरिंग्स दे रखी है। अगर मैं इंक्लूडेड एंगल जाऊं तो इंक्लूडेड एंगल तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमको पता लगे कि इसमें से फॉरवर्ड लाइन कौन सी है और बैकवर्ड लाइन कौन सी है, तो ये भी हम कुछ नहीं कर सकते। जनरली जो एंगल्स नॉर्मल कंडीशन में पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके इंटरनल एंगल्स। तो आंसर यहां पर हम लगाएंगे 83 डिग्री 45 मिनट। बाकी यहां पर ये भी एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल 276 डिग्री 15 मिनट, ये एंगल भी यहां पर बन रहा है। ठीक है जी। The four bearing of a line AB and BC are 40 degree 120 degree respectively. The included angle between AB and BC is। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है ये ट्रेवर्स का है, इंक्लूडेड एंगल का पूछा है। तो पहले लाइन AB है और AB की फोर बियरिंग, सेम क्वेश्चन, पहले ज्योमेट्री
प्लॉट करेंगे। तो मैंने स्टेशन ए बनाया पहले यहाँ पर, और लाइन ए बी जिसकी बियरिंग दे रखी है 40 डिग्री, ठीक है, ये 40 डिग्री मैंने लाइन प्लॉट की। फिर इसके बाद में स्टेशन बी मिलेगा और बी सी है 120, और ये है 120। तो ए, बी और सी, और एंगल पूछा है हमसे इंक्लूडेड एंगल, और इंक्लूडेड एंगल की जो डेफिनेशन होती है, किसी भी स्टेशन पर अगर आपको इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करना है तो बैकवर्ड लाइन से फॉरवर्ड लाइन की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको ये एंगल मेजर करना है। दिस इज द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। ये हमको एंगल दे रखा है कितना, 40 डिग्री, और ये एंगल हमको दे रखा है कितना, 120 डिग्री, ठीक है साहब, क्लियर। तो अब हमको एक्चुअली एंगल जो कैलकुलेट करना है वो बाहर वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं यहां पर। इस लाइन को अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये एंगल हो जाएगा आपका 40 डिग्री, यहां से 40 डिग्री, ठीक है जी। और ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, ये हम ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो। नाउ, और इसकी जो बियरिंग दे रखी है इस लाइन की, ये हमको दे रखी है साहब 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 40 माइनस कर देता हूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है जी। तो ये एंगल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये एंगल हो जाएगा आपका 120 डिग्री माइनस 40, मतलब 80 डिग्री। अभी देखें आप, इजीली सॉल्व करें। ये एंगल हो गया हमारा ये एंगल हो गया हमारा 80 डिग्री। हमें जो एंगल कैलकुलेट करना है, इसको थोड़ा अलग कर देता हूं, हमें जो एंगल कैलकुलेट करना है वो ये एंगल है, ध्यान से समझें। तो ये एंगल, ये एंगल कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं इसमें ये और ऐड कर दूं तो मुझे बाहर का एंगल मिल जाएगा, यही इंक्लूडेड एंगल है। तो 80 प्लस 180, ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो बाहर का जो एंगल है टोटल एंगल वो हो जाएगा आपका 260 डिग्री, 260 डिग्री, गॉट इट। ये एंगल हमको ऑप्शन में नहीं दे रखा, 260 डिग्री हमको एंगल ऑप्शन में नहीं दे रखा। अगर ये ऑप्शन में होता तो एज पर डेफिनेशन ये करेक्ट आंसर होता। तो इसका मतलब अब जो रिमेनिंग एंगल है वो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 260, 260, तो ये हो गया आपका 100 डिग्री। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 डिग्री, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ नॉर्थिंग ऑफ ए ट्रॉवर्स एक्सीड द सम ऑफ साउथिंग बाय 1 मीटर। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, देखो यहां पर सम ऑफ नॉर्थिंग्स एन इज ग्रेटर देन सम ऑफ साउथिंग, और अमाउंट है कितने से ज्यादा है, 1 मीटर से। इसका मतलब पॉजिटिव लैटिट्यूड इज ग्रेटर देन नेगेटिव लैटिट्यूड। अगर इनका सम किया जाएगा तो डिफरेंस आएगा, मतलब जब सम करेंगे तो ये 1 मीटर आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, तो समेशन एल इज इक्वल टू +1। इसी तरीके से एंड द सम ऑफ ईस्टिंग एक्सीड द सम ऑफ वेस्टिंग, और ईस्टिंग जो है वो सम ऑफ वेस्टिंग से ज्यादा है, कितने मीटर से, 1 मीटर से। इसका मतलब पॉजिटिव डिपार्चर जो है वो नेगेटिव डिपार्चर से ज्यादा है, तो सम जब हम करेंगे तो समेशन डी आएगा आपका +1 मीटर। तो यहां से पूछा है क्लोजिंग एरर एंड इट्स ट्रू बियरिंग आर रेस्पेक्टिवली। देखो क्लोजिंग एरर क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एल स्क्वायर प्लस समेशन डी स्क्वायर। तो यहां पर 1 + 1 √2 मीटर, ठीक है। एंड बियरिंग हो जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट,
तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका √2 मीटर। एंड दोनों ही पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द करेक्ट प्रिज्माइडल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन, मतलब सिम्पसन वन थर्ड रूल पूछा हुआ है। फॉर्मूला होता है जो भी, तो dy3 एंड फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट का सम प्लस 4 टाइम्स ऑफ समेशन E1 ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑड ऑर्डिनेट। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। dy3 फर्स्ट सेक्शनल एरिया प्लस लास्ट सेक्शनल एरिया 4 टाइम्स ऑफ इवन नंबर्ड सेक्शनल एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड नंबर ऑफ सेक्शनल एरिया। सो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है जी, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट होते रहते हैं। या तो फॉर्मूला पूछा जा सकता है या न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल यहां पर जरूरत नहीं है। नैरोली स्पेस्ड कंटूर लाइंस ऑन ए मैप शोज दैट द एरिया इज, बहुत ही ज्यादा अगर क्लोजली स्पेस कंटूर लाइन है तो वो एक स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको? स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं। वही फ्लैट ग्राउंड के लिए जो कंटूर लाइंस हैं, दीज आर दी वाइडली स्पेस्ड एंड पैरेलल कंटूर लाइंस। तो प्रॉपर्टी सुन लीजिए, चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नैरोली स्पेस्ड कंटूर लाइन है, इसका मतलब स्टीप स्लोप है। अगर कंटूर लाइंस की स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, पैरेलल है, स्ट्रेट लाइंस हैं, तो फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही। ओवरहैंगिंग के क्लिफ में कंटूर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। वहीं वर्टिकल क्लिफ के केस में कंटूर लाइन एक पॉइंट पर आकर मिलती हुई नजर आएंगी। इस तरह से ओवरहैंगिंग के क्लिफ के केस में तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। लेकिन वर्टिकल क्लिफ के केस में ये सब लाइंस जो हैं एक पॉइंट पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि टच हो रही हैं, यहां पर यूनाइट हो रही हैं। इस जगह ये, यहां पर इस जगह ये यूनाइट हो रही है। क्लियर? तो ये है आपका वर्टिकल क्लिफ। तो कंटूर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। बट द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑफ रफ और हिली ग्राउंड्स, देखिए कितना होता है परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग ऑन रफ और हिली ग्राउंड्स 1 in 250। तो ये क्वेश्चंस जो परमिसिबल वैल्यूज हैं याद रखें क्योंकि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ लेबलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉनेंसेस ऑफ एन एरिया। देखिए रफ लेबलिंग, रिकॉनेंसेस क्या होता है? एक तरह का रफ सर्वे होता है जिसमें हम केवल आसपास जो साइट है उसका सर्वे करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होता है, केवल रफ सर्वे होता है। तो रफ सर्वे के लिए हम करते हैं फ्लाई लेबलिंग। क्या करते हैं? फ्लाई लेबलिंग, ध्यान रखेंगे। वहीं चेक लेबलिंग, लेबलिंग की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। प्रोफाइल लेबलिंग, किसी भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अलोंग सर्वे करना। प्रोफाइल लेवलिंग, किसी रोड को आपको अलाइन करना है, किसी कैनाल के लिए आपको सर्वे करना है, तो उसकी दो लेवलिंग है, एक क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग और एक लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। तो लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग जो है आपकी प्रोफाइल लेवलिंग कहलाती है। इसी तरीके से इंक्लिनेशन ऑफ कंपास निडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड एज, देखो इंक्लिनेशन ऑफ कंपास निडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड एज, देखो यहां पर ये मैग्नेटिक निडल है या मैग्नेट है और हॉरिजॉन्टल के साथ में ये पोल्स की तरफ जो एंगल बनाती है वो कहलाती है आपकी एंगल ऑफ डिप। क्या होता है वो? एंगल ऑफ डिप। वहीं डिक्लिनेशन क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल एंगल, उसको बोलते हैं हम डिक्लिनेशन। ठीक है, बियरिंग एजीमथ, एजीमथ एक्चुअली ट्रू बियरिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप। नाउ द सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब डिक्रीज इफ, तो कैसे डिक्रीज होती है? देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स इनर सरफेस इज इंक्रीज्ड।
अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इनर सरफेस बढ़ा देते हैं तो इसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। डायमीटर ऑफ बबल ट्यूब अगर हम बढ़ा देंगे तब भी बढ़ेगी। लेंथ ऑफ वेपर बबल इज इंक्रीज, अगर उसकी लेंथ भी बढ़ा दें तब भी बढ़ेगी। द बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इंक्रीज, अगर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन बढ़ा दें हम फ्लूइड का तो बेसिकली यहाँ जो सेंसिटिविटी है बबल ट्यूब की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यही पूछा है, द सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब डिक्रीज इफ बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इंक्रीज्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट यूजिंग ट्रेपेजोइडल मेथड if cross sectional area of 3 section of embankment at an interval of 30 meter are 20 square meter, 40 square meter and 50 square meter, 20, 40 and 50, और ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला पूछा है, लगवाना है। यहाँ पे इंटरवल दे रखा है हमको, हमारे पास 3 ऑर्डिनेट हैं, तो 3 ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मतलब इस तरह का कोई एरिया होगा और उसमें 3 ऑर्डिनेट हैं 20, इसके बाद में 40 और इसके बाद में 50। ठीक है जी, तो हमको बस इसमें अप्लाई करना है। इंटरवल हमको कितना दे रखा है 30 30, और सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। तो ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला क्या कहता है कि सेगमेंटल एरिया A1 आ जाएगा 20 प्लस 40/2 इंटू 30, और A2 हो जाएगा 40 प्लस 50/2 इंटू 30। इन दोनों को जोड़ देंगे, सेगमेंटल भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 60/2 कितना 30, 900, और यहाँ पर ये हो जाएगा 90, 45 इंटू 30, 1350, 1350 इंटू 900, 2250। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2250। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2250 मीटर क्यूब। सिंपल क्वेश्चन है, सिम्पसन वन थर्ड रूल लगवाया नहीं है, आपसे केवल ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला लगवाया है, तो आप ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला बना के यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो सेगमेंटल या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में। कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। कंबाइंड करेक्शन पूछा है फॉर ए कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, तो कितना होता है, साइन का कोई कंसर्न है नहीं हमारे पास में, तो बेसिकली ये हो जाएगा कंबाइंड करेक्शन सी कंबाइंड इज इक्वल टू 0.0673 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर कितना है, डिस्टेंस इज इन किलोमीटर, मीटर में पूछा है 0.0673 इंटू 4, 12 और 9, तो ऐसा कुछ आंसर है इसमें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 0. अच्छा ओके, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका इस तरह का कुछ आंसर आ रहा है 0.62692, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द थियोडोलाइट इज प्रॉपरली एडजस्टेड। थियोडोलाइट अगर प्रॉपरली एडजस्टेड है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल लाइन passes through the center of horizontal circle। हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल सर्कल से पास क्यों होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो तो वर्टिकल सर्कल से पास होगी। टेंजेंट टू द प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और जो प्लेट लेवल एक्सेस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस के परपेंडिकुलर क्यों होगी, तो इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। टेंजेंट टू द प्लेट बबल एक्सेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, एग्जैक्टली।
जो प्लेट लेवल एक्सेस है वो वर्टिकल एक्सेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। प्लेट लेवल एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्कल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। द वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कल, ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकल एक्सेस हॉरिजॉन्टल सर्कल के सेंटर से पास होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल एक्सेस वर्टिकल सर्कल के सेंटर से पास होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट है which one of the following test is used to make the horizontal axis perpendicular to the vertical axis? जब हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, नॉन परपेंडिकुलरिटी एरर डेवलप हो रही है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, स्पायर टेस्ट। कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं हम, स्पायर टेस्ट। बाकी एजीमथ टेस्ट है, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट है, वर्टिकल आर्क टेस्ट है, इन्हीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ के जाएं, ठीक है। Which one of the following is used for determining the location of station occupied by the plane table? प्लेन टेबल का क्वेश्चन है, तो प्लेन टेबल को अगर हम रिवाइज करें तो प्लेन टेबल के 4 मेथड हैं, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन, ट्रैवर्सिंग। रेडिएशन और इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट की डिटेल को प्लॉट करने के काम आते हैं, जबकि इंटरसेक्शन और ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन ये दोनों प्लेन टेबल ने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की है उसको लोकेट करने के लिए काम आते हैं। तो यहां पर बोथ रिसेक्शन एंड रेडिएशन, तो रेडिएशन आ गया तो गलत हो गया, इंटरसेक्शन गलत हो गया, रेडिएशन गलत हो गया, एंड 2 पॉइंट प्रॉब्लम की मदद से हम जो प्लेन टेबल स्टेशन ऑक्यूपाई करती है उसको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम किसका मेथड है, रिसेक्शन का मेथड है। तो मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी, ठीक है जी। The ratio of focal length of the objective to steady interval f upon I, टैक्योमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, f upon I क्या होता है, f upon I जो है इट इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट k, जो फॉर्मूला होता है टैक्योमीटर में d इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d इज इक्वल टू ks प्लस c। तो यहां पर जो k होता है दैट इज f अपॉन I एंड c जो होता है f प्लस d। k होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और c होता है आपका एडिटिव कांस्टेंट। k की वैल्यू एनालिटिकल टेलीस्कोप के लिए होती है 100 और c की वैल्यू होती है 0 एनालिटिकल टेलीस्कोप के लिए, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, यहां जो आंसर चला जाएगा वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। Calculate the additive and multiplying constant if the focal length of objective glass is 250 mm। देखो यहाँ क्वेश्चन भी है ये, तो फोकल लेंथ दे रखी है कितनी अपने को 250, स्टेडी इंटरसेप्ट दे रखा है अपने को I 2 mm, डिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज 190, तो D की वैल्यू दे रखी है 190। बहुत सिंपल है, F अपॉन I दैट इज K, तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 2 125। और क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, एडिटिव और मल्टीप्लाइंग, तो पहले एडिटिव पूछा है तो F प्लस डी मतलब 250 प्लस 190 440, तो 440 और 125 ये आंसर होगा, 440 125, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा यहां पे भी ध्यान दें किस ऑर्डर से पूछा है, पहले एडिटिव पूछा है उसके बाद में मल्टीप्लाइंग पूछा है, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो सेशन। आई होप कि आपकी इससे जो प्रैक्टिस है इंप्रूव होगी और आपको पता भी लगेगा अगर आप किस तरह की तैयारी में हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।